देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 इंसिडेंट्स या फिनोमेना रजिस्टर्ड होता है। फर्स्ट क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब उसमें हेवियर न्यूक्लियस या बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट करते हैं 2 फ्रैगमेंट्स में और ढेर सारा काइनेटिक एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें स्लो न्यूट्रॉन अटैक करता है न्यूक्लियस को, तब वो ये बिग जो हेवियर न्यूक्लियस होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। तो यहाँ मैच स्टिक कौन होता है? मैच स्टिक की तरह कौन ट्रीट करता है? स्लो न्यूट्रॉन। ठीक उसी तरह आप मेरी बात को समझिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज करके बिगर वन को बनाते हैं। न्यूक्लियस फ्यूजन, उसमें ढेर सारा रेडिएशन निकलता है, हाईली एनर्जेटिक, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का फोटॉन्स निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और न्यूक्लियर फ्यूजन को कौन स्टार्ट करता है? बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो जो न्यूक्लियाई होते हैं स्मॉल साइज के, वो बहुत हेवी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? हाई, जिससे 2 लाइटर न्यूक्लियाई करीब आएंगे और वो प्लस होते हैं ना न्यूक्लियस, तो कोलम्बियन बैरियर को तोड़ते हुए वो मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो इसको फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और देखिए, एक थर्ड फिनोमेनन होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्यों जेईई एडवांस और आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रेडियो एक्टिविटी को पूछते हैं? ये मेरा कैलकुलेशंस पास्ट 20 ईयर से रहा है, एवरी टाइम रेडियो एक्टिविटी आ रहा है। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस ये स्मॉल पार्टिकल्स को निकालते हैं और रेडिएशन को भी निकालते हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फ्यूजन में किसको मतलब था? फ्यूजन कौन स्टार्ट करता है? स्लो न्यूट्रॉन, फ्यूजन कौन स्टार्ट करता है? स्लो न्यूट्रॉन। फ्यूजन कौन स्टार्ट करता है? फ्यूजन स्टार्ट करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर, लाइक इन सन। और फिर देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी कौन स्टार्ट करता है? तो ये कंफर्मेशंस है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए एक्सटर्नल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है फिजिक्स का, कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मीन्स रेडियो एक्टिविटी में स्मॉल पार्टिकल्स एमिट होते हैं, लाइक अल्फा, लाइक बीटा माइनस, लाइक बीटा प्लस, एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जेटिक फोटॉन्स कॉल्ड गामा रेज। ओके, तो अभी हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं रेडियो एक्टिविटी के लिए। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी क्यों ये प्रोबेबिलिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है, उसको अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपसे बोला कि रेडियो एक्टिविटी में स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल पार्टिकल निकलते हैं, लाइक अल्फा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स के ग्रुप को बोलते हैं अल्फा, हीलियम प्लस, और बीटा माइनस, मतलब जब उससे इलेक्ट्रॉन निकले, ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकले, निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसको, या इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, उसको बीटा माइनस बोलते हैं। और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आप बोलिए, उसको निकले तो उसको बीटा प्लस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर फिनोमेनन भी पाया जाता है। ओके, तो देखिए, अभी हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में छोटे पॉइंट्स को चलिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को समझना है कि रेडियो एक्टिविटीज क्यों होता है। भाई साहब, हमने फ्यूजन को देखा, हमने फ्यूजन को देखा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्लो न्यूट्रॉन एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर
फिजन और फ्यूजन को रेस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, और ये फ्यूजन हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन देता और फिजन हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता। हमें पता है कि ये दोनों बहुत ही एनर्जी देते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी से स्मॉल फ्रैगमेंट्स, स्मॉल पार्टिकल निकलते, चार्ज्ड पार्टिकल निकलते, रेडिएशन निकलता। तो आखिर क्यों अल्फा निकलता? और एक बात मैं बता रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी का जो रीजन बना वो बहुत अच्छे अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी को लाया, जिसका थ्योरी का नाम है बैरियर टनलिंग, टनल डायोड बना उससे। तो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी को वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट लीड करता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। जैसे अगर आप यूरेनियम 238 का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें से जो यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस में जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा मीन्स ग्रुप ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, उसमें वो बैक फोर्थ, न्यूक्लियस के अंदर बैक फोर्थ ऑसिलेशंस करते हैं। आप समझते हैं 1 सेकंड में 10 to the power 20 टाइम्स ऑसिलेशंस होता है, और यूरेनियम 238 में ये ऑसिलेशन 10 to the power 9 ईयर्स तक कंटिन्यूअस होता है। तब वो टनलिंग इफेक्ट से वो बाहर आते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि रेडियो एक्टिविटी का लॉ बहुत ही टफ था। आइंस्टीन साहब भी थोड़ा सा टफ फील किए थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे अल्फा का इमिशन हुआ, बीटा कैसे इमिट हुआ, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हुआ। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, 1 न्यूट्रॉन स्प्लिट होते हैं 1 प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, बात समझिए, और प्लस E माइनस एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी स्प्लिट होते हैं। तो प्रोटॉन स्प्लिट होते हैं p एरो न्यूट्रॉन प्लस E प्लस मीन्स बीटा प्लस एंड प्लस न्यूट्रिनो। और आपको मैं एक बात और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये चार्जलेस होते और इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। इवन ये बॉडी से क्रॉस करते हैं तो सेवरल 100 लाइट ईयर्स के बाद भी वो मैटर से टकराते नहीं, अगर मैटर से वो गुजरे तो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो बहुत टफ था डिटेक्ट करने को। साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पजल करना पड़ा, एफर्ट लगाना पड़ा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को फाइंड आउट, डिस्कवर करने के लिए। तो देखिए, ओवरऑल हम यही कहना चाह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी को कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, चाहे वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो या नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो। ये दोनों से छोटे छोटे पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग रेडिएशन गामा रेज निकलते हैं। ओके, और ये जो निकलने का इंसिडेंस है उसको एक्सटर्नल इफेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, और इसी कारण रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट्स को इसको एप्लीकेशंस में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 2-3 बात यहाँ पर करूँगा, रेडियो एक्टिविटी को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे इफेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग। ओके, जैसे देखिए होता क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में C14 जो कार्बन होता है, C14, यहाँ अगर 1 ग्राम अगर आप ये कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें आप मेरी बात को समझिएगा